जय हिंद आप सभी को ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और शायद आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ भी अच्छा लग ही रहा होगा, आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेल वाला यानी कि कोशिका वाला टॉपिक चल रहा था और आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डालेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कि जो भी हमने आपको यहाँ क्लास में पढ़ाया है उसके हिसाब से इन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपको यहीं पर टिक लगवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हमने कल कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था और हमने कौन कौन से कोशिकांग पढ़ लिए थे, अंतःप्रदव्य जालिका, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम और लवक के बारे में। फिर ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ केमिस्ट्री के भी टॉपिक साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा बायो का जो मेन टॉपिक था इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आज आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम। अगला जो कोशिकांग है, अगला जो सेल ऑर्गेनेलीज है, उसका नाम है, सबसे पहले हम गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी या इसी को कहा जाता है गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? गोल्जी काय भी कहा जाता है। पहले बात ये आती है कि गोल्जी बॉडी जो है ये किस में पाया जाता है? तो आप सबसे पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, यह जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है या पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिकांग है कोशिका का, तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो दो भाई थे जिनका नाम था कैमेलियो गोल्जी और फेमेलियो गोल्जी। तो जो कैमेलियो गोल्जी थे उन्होंने इसकी खोज की। लिख लीजिए यहाँ पर, इसकी की खोज कैमेलियो गोल्जी ने की थी। कैमेलियो गोल्जी ने कैमेलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब कार्य क्या होता है गोल्जी बॉडी का? तो देखिए, अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर, वो क्या करती है? वो दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदुरी। तो इन दोनों प्रकार की जो अंतःप्रदव्य जालिका से हमें प्राप्त होता है वसा और प्रोटीन, उसका निर्माण होता है। अंतःप्रदव्य जालिकाओं से इन दोनों का निर्माण होता है, पर इन दोनों को सही मात्रा में सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, सभी को वसा की जरूरत होती है, सभी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं प्रोटीन और वसा को सही मात्रा में और सही समय पर बिना बिखेरे हुए सही जगह पर पहुंचाने का काम किसका होता है? इसी गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि अंतःप्रदव्य अंतःप्रदव्य जालिका से प्राप्त वसा प्राप्त वसा और प्रोटीन को पैक करके सभी अंगों तक समान मात्रा में पहुंचाना का कार्य होता है। समान मात्रा में पहुंचाना इसका कार्य है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या कहा जाता है गोल्जी बॉडी को? ये नाम है, अन्य नाम में लिख लेना आप, ये अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? तो आप अन्य नाम में लिख लीजिए इसके। ये पैक करके भेजता है सभी जगह, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेकर ऑफ सेल। पेकर ऑफ
सेल कहा जाता है, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है? ये प्रोटीन और वसा को पैक करके सभी अंगों तक भेज रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पैकर ऑफ सेल। अब जिस प्रकार से आप कहीं पर घूमने जाते हैं या किसी ट्रेनिंग वगैरह पर जाते हैं, तो आपकी पैकिंग कौन करता है? आपकी मम्मी करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ सेल, ठीक है? एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम क्या है इसका? मदर ऑफ सेल, ठीक है? मदर ऑफ सेल और पैकर ऑफ सेल। अब कहीं भी ये जो प्रोटीन और वसा है, कहीं भी रुके ना, सिस्टोमेटिक अपनी जगह पर पहुंच जाए। इसका कार्य, ये किसका काम होता है? जिस तरीके से हमारे इधर जो भी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ट्रैफिक पुलिस का। तो उसी तरीके से ये प्रोटीन और वसा के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अब इनके साथ साथ ये प्रोटीन और वसा को तो भेज रहा है सभी अंगों में, इसके साथ साथ ही ये और भी कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो ये कोशिकांग जितने भी होते हैं, उनके शरीर में से भी तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते होंगे ना। जिस प्रकार से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन सभी कोशिकांगों से भी कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते होंगे, और उन अपशिष्ट पदार्थों को भी उन पूरे कोशिका में से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, वरना बीमार हो जाएगी कोशिका हमारी। जिस प्रकार से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर इन कोशिकांगों से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारी कोशिकाएं भी डैमेज होने लगेंगी। तो इन कोशिकांगों से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम किसका होता है? इसी गोल्जी बॉडी का होता है। अब हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कौन निकालता है? कौन सा अंग निकालता है? किडनी निकालती है ना? हमारा जो यूरिया होता है, हमारा जो यूरिन होता है, वो कहाँ सेपरेट होता है? वो किडनी में सेपरेट होता है। क्रिएटनाइन जो होता है, वो कहाँ सेपरेट सेपरेट होता है? किडनी में सेपरेट होता है। बस इसीलिए गोल्जी बॉडी को भी क्या कहा जाता है? किडनी ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? किडनी ऑफ सेल, क्योंकि ये एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकल रहा है। गोल्जी बॉडी एक तरीके से किडनी जैसे काम कर रहा है, कहाँ पर? कोशिका के अंदर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? किडनी ऑफ सेल भी कहते हैं। क्लियर है इतना? प्रोटीन और सारे वसा को पैक करके भेजता है, इसीलिए पैकर ऑफ सेल। पैकिंग कौन करता है? मम्मी करती है, इसलिए मदर ऑफ सेल। सारे प्रोटीन और वसा के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। और साथ ही साथ हमारी कोशिका के, हमारी सेल के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, इसीलिए किडनी ऑफ सेल। ठीक है? इतने नाम होते हैं किसके? गोल्जी बॉडी को। आपको ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि किसी भी कोशिका का किडनी ऑफ सेल क्या होता है? कौन सा अंग होता है? कौन सा कोशिकांग होता है? आप क्या बताएंगे? आप गोल्जी बॉडी बताएंगे। ठीक है? मदर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। पेकर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जो वसा और प्रोटीन को पैक करके सभी अंगों तक पहुंचाता है? गोल्जी बॉडी है। ठीक है? क्लियर है इतना? ट्रैफिक पुलिस हमारे शरीर के अंदर या हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन और वसा के ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि गोल्जी बॉडी से पूछे जा सकते हैं। गोल्जी बॉडी किसमें पाया जाता है? जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी टाइप की यूकैरियोटिक कोशिका होती है, कौन सा टाइप की? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसा ऐसे कोशिका जिनमें अलग अलग प्रकार की कोशिका है, यूकैरियोटिक, तो वो सब क्या होता है? गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है? क्लियर है इतना? हमारे शरीर में बनने वाली जो अंतः प्रदव्य जालिकाएं होती है, उनके अंदर जो भी प्रोटीन और वसा बनता है, उसको सभी जगह पहुंचाता कौन है? तो वो भी गोल्जी बॉडी ही पहुंचाता है। क्लियर है इतना? इतने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इतना आपको समझ में आया है, तो अब हम आगे अगला कोशिकांग पढ़ते हैं। चलिए, गोल्जी बॉडी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हिंदी में इसको कहा जाता है तारक काय। तारक काय। देखिए, सेंट्रोसोम जो होता है, ये अ, ये भी जंतु और पादप दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है, उसी प्रकार से पादपों में भी सेल डिवीजन होता है, बैक्टीरिया में भी सेल डिवीजन होता है, सभी में होता है। तो ये किसमें पाया जाता है? तो आप इसमें लिख लीजिएगा कि यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में
दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है? कार्य क्या होता है इसका? इसका कार्य लिख लीजिए आप। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय, ठीक है? कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्रों का बराबर मात्रा में डिवीजन होता है, बराबर मात्रा में जब गुणसूत्र बंटते हैं या विभाजित हो जाते हैं, तो उसमें कौन भाग लेता है? उनको बराबर मात्रा में कौन डिवाइड करवाता है? सेंट्रोसोम करवाता है, तारक काई करवाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका का कौन सा अंग है जो कि भाग लेता है? आप क्या बताएंगे? तारक काय। ठीक है, तारक काय या सेंट्रोसोम। तो आप इसमें ये लिख लीजिएगा कि यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यह कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भाग लेता है। क्यों लेता है? ताकि गुणसूत्र ताकि गुणसूत्र बराबर या समान तरीके से बट जाए, तरीके से बट जाए। ठीक है, जिस प्रकार से सेल डिवीजन होता है, मान लो ये कोई एक सेल है, ये एक सेल है, सेल डिवाइड हुई तो कितनी सेल बनाए? दो डॉटर सेल बना ली। ये एक मदर सेल थी, इसका डिवीजन हुआ तो दो डॉटर सेल बनी। फिर इन दो डॉटर सेल का फिर से डिवीजन होगा तो ये दो से कितनी बन जाएगी? चार। तो ये जब समान मात्रा में बढ़ती चली जाती है और इनके अंदर जो डीएनए होता है वो भी समान रूप से बढ़ता चला जाता है, तो उसके अंदर जो भाग लेने वाला कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है? वो तारक काय या सेंट्रोसोम होता है। तो यही इसका मेन कार्य होता है। ये स्पाइंडल बंडल के फॉर्म में होता है, इस टाइप से बंडल के फॉर्म में होता है। ये लंबे लंबे से बंडल होते हैं इनके, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम या तारक काय कहते हैं। क्लियर है? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। ये जो खोज करता है, खोज करता, ये कौन है? बोवेरी। बोवेरी बोवेरी ने इसकी खोज की थी। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, लाइसोसोम भी नहीं पढ़ा है आपने। लाइसोसोम, अगला जो कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम 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 जो है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने। खोज करता कौन है इसके? डी डुवे। डी डुवे ने ही लाइसोसोम की खोज की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, केंद्रक की खोज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। ऑल्टमैन ने शब्द भी दिया था बायोब्लास्ट, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था किसने? बेंडा ने। उसके बाद में सेंट्रोसोम की खोज अभी बता दी है, बोवेरी ने की। और राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी, ठीक है। और लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने की थी। अब लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या कारण है आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल साइडल बेग? ठीक है, सुसाइडल बेग क्यों कहा जाता है इसको? देखो, ये एक पाउच की तरह होता है, एक बेग की तरह होता है। और इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कुछ ही क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम अफेक्ट होने लगते हैं। अफेक्ट होंगे तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, और ये जो पाउच रहेगा इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर बढ़ते चले जाएंगे उन फॉरेन सब्सटेंस की वजह से, तो एक टाइम पर ये थैली फट जाएगी। क्योंकि वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं,
लेकिन जब उनमें और भी कोई दूसरे सब्सटेंस आ रहे हैं, तो वो उसको अफ़ेक्ट करेगा और अफ़ेक्ट होने की वजह से वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इम्बैलेंस्ड हो जाएँगे और इम्बैलेंस्ड होने की वजह से वो सारी थैली फट जाएगी। जैसे ही वो थैली फटेगी, तो उसका सारा लिक्विड दूसरे अंगों के ऊपर भी बिखर जाएगा और बिखरेगा तो सभी अंगों को खराब कर देगा और फिर इंसान की मौत हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, तो उसका असर किसके ऊपर होता है? लीवर के ऊपर होता है और लीवर के इधर ही होता है लाइसोसोम, लीवर की सेल में भी होता है लाइसोसोम टाइप का। तो ये लीवर के ऊपर अफ़ेक्ट करेगा और जब भी लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो व्यक्ति के पैरों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, पैरों के ऊपर और चेहरे के ऊपर। तो 100% पता चल जाता है कि व्यक्ति के लीवर में दिक्कत है, ठीक है? हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट की वजह से सिर्फ़ सीना दर्द करता है। लेकिन अगर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर स्वेलिंग आ रही है और पैरों के ऊपर से स्वेलिंग नहीं जा रही है, तो इसका रीज़न यही है कि उस व्यक्ति के लीवर में प्रॉब्लम है, उसकी लाइसोसोम की थैली में प्रॉब्लम है। तो लाइसोसोम की थैली क्या होता है, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से लाइसोसोम की थैली के अंदर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है और ये थैली भी बढ़ती चली जाती है और जो भी व्यक्ति होगा उसका पेट भी फूलता चला जाता है। जैसे-जैसे ये बढ़ते चले जाएँगे, वो पेट वैसा-वैसा फूलता चला जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को, ठीक है? इससे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की है और इसको क्या कहा जाता है और इसके अंदर क्या भरे होते हैं? तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है? और ये अगर फटा, जैसे ही ये थैली फटती है, तो इंसान के मुँह में से ऐसा पीला-सा, गंदा-सा स्मेलिंग करने वाला एक लिक्विड सा बाहर निकलता है और साथ ही साथ फिर खून भी निकलने लग जाता है। उसके मुँह से, उसके कान से, नाक से, जो भी मतलब ये सब कनेक्टेड होते हैं, थ्रोट वगैरह, हमारी नोज़ वगैरह सब कनेक्टेड होता है। तो इन सभी नलिकाओं के माध्यम से जब भी उसकी मौत हो जाएगी, तो मौत के बाद वो पूरा गंदा-सा लिक्विड बाहर निकलता रहता है, जब तक कि वो पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो निकलता ही रहेगा, ठीक है? और वैसे भी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके शरीर के अंदर जो भी यूरिन वगैरह होता है तो वो लगातार बहता ही रहता है, जब तक कि उसको मतलब उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए तब तक वो बह निकलता रहता है और जब पूरा शरीर खाली हो जाता है तब वो बंद हो जाता है, ठीक है? तो वैसे भी सारे ऑर्गन्स को बंद होने में 7 मिनट का समय लगता है, 7 मिनट तक सारे ऑर्गन वर्क करते हैं, धीरे-धीरे करके सारे डाउन होते चले जाते हैं और फिर इंसान पूरी तरीके से पहुँच जाता है ऊपर, ठीक है? तो ये लाइसोसोम हो गया है। अगला जो हम पार्ट देखेंगे वो है लवक, ये हमारा लास्ट है। आखिरी कोशिकांग है ये हमारा, नाम है इसका लवक, लवक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्लास्टिड, प्लास्टिड या लवक। देखो, लवक की खोज किसने की थी? बेंडन ने की थी। ये जो खोज करता है वो है बेंडन। वो बेंडा थे और ये बेंडन है, बेंडन ने की। लवक लवक जो होते हैं मोस्टली किसमें होते हैं? पादप कोशिकाओं में, ये जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, ठीक है? जंतु कोशिका में अगर ये होते तो हम रंग-बिरंगे दिख यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है क्या? लवक। अब आपने देखा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रंग-बिरंगे होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो तो ग्रीन होते हैं, लेकिन उसके अंदर फ्लावर्स, उसके अंदर फ्रूट्स वो कलरफुल होते हैं, ठीक है? तो ये जो कलर्स आते हैं, ये जो रंग आते हैं, ये किसके माध्यम से आते हैं? ये लवक या प्लास्टिड के माध्यम से आते हैं। अब मैंने बोला कि जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते, केवल किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में ये पाए जाते हैं। अगर जंतु कोशिका में लवक होते, तो हम भी रंग-बिरंगे होते, है ना? होते ना? कोई लाल रंग का होता, कोई नारंगी रंग का होता, कोई हरा रंग का होता, कोई पीला रंग का होता है। इसीलिए हमारे अंदर क्या नहीं पाया जाता? हमारे अंदर लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है? ये केवल किसमें पाए जाते हैं? ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब लवक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए, मैं यहाँ पर बना देती हूँ।
सबसे पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसको कहा जाता है वर्णी लवक। वर्णी लवक। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसको कहा जाता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसको कहा जाता है हरित लवक। हरित लवक। अब देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इन्हीं को क्या नाम दिया है, वर्णी लवक। मतलब कि हरे रंग को छोड़कर जितने भी रंग होते हैं वो किसमें होते हैं, इसी वर्णी लवक में होते हैं। ये हम लिख सकते हैं, यह विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लाल, पीला, नारंगी, है ना, और बस इतना। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब ये कोई कलर नहीं होता इनका, रंगहीन होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये जड़ों में पाए जाते हैं। यह जड़ों में पाए जाते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता दूंगी अभी। हरित लवक जो होते हैं ये हरा रंग प्रदान करते हैं। ये हरा रंग प्रदान करते हैं। कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट, तो यह पत्ती व तने में पाया जाता है। तने में पाया जाता है। तना कब, जब पौधा छोटा होगा। ठीक है, वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं, ये फलों और फूलों में पाए जाते हैं। फलों व फूलों में पाए जाते हैं वर्णी लवक। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लवक कहाँ पाया जाता है। तो देखो क्रोमोप्लास्ट जो है जिसको वर्णी लवक कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फल और फूलों में। अवर्णी लवक जड़ों में, और हरित लवक जो होता है ये पत्ती और तने में पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के लवक होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है या अवर्णी लवक होता है ये आगे चलकर 3 प्रकार से विभाजित है। कैसे विभाजित है वो भी बता देती हूँ, क्या करते हैं ये कार्य। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये 3 प्रकार से विभाजित है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एमाइलोलास्ट। एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट। दूसरा जो होता है उसका नाम है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। तीसरा होता है प्रोटीन प्लास्ट। प्रोटीन प्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में ही 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीन प्लास्ट। एमायोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, यह वसा का संग्रहण करता है, स्टार्च का संग्रहण। एमाइलोप्लास्ट यानी कि एमाइलेज एक प्रोटीन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, मतलब ये स्टार्च का संग्रहण करता है। स्टार्च का संग्रहण करता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या करता है, यह वसा का संग्रहण करता है। वसा का संग्रहण करता है, और नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन प्लास्ट मतलब क्या है, यह प्रोटीन का संग्रहण करता है। प्रोटीन का संग्रहण करता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। क्या क्या है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीन प्लास्ट। तीनों का कार्य भी लिख दिया है यहाँ पर। तीनों का कार्य भी लिख दिया है यहाँ पर। एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है, स्टार्च का संग्रहण करना, इलायोप्लास्ट का वसा का संग्रहण करना, और प्रोटीन प्लास्ट का प्रोटीन का संग्रहण करना। ठीक है, तो लवक
जिसकी खोज किसने की थी? बेंडन ने की थी। और क्या नाम है, कितने प्रकार के होते हैं? लवक। लवक किसमें पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट का कोई रंग नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट रंग-बिरंगे होते हैं, ठीक है? जैसे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, और लाइकोपीन क्या है? एक टाइप का क्रोमोप्लास्ट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट फिर आगे चलकर 3 प्रकार से विभाजित है। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनप्लास्ट। एमायोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करता है जड़ में, और इलायोप्लास्ट जड़ में ही वसा का संग्रहण करता है, और प्रोटीनप्लास्ट जड़ में ही प्रोटीन का संग्रहण करता है। कि ल्यूकोप्लास्ट किसमें होते हैं? जड़ों में होते हैं। क्लियर है इतना? तो आज की क्लास में पूरा सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन टिक लगाएँगे। तो क्वेश्चन टिक अगली क्लास में लगाएँगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा भी लगता है तो प्लीज़ उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ-साथ जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, वो भी हमारी तरह हमसे जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।